नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना पुराना आदेश रखा बरकरार। खबर में आगे जिक्र होगा कि शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटा। कहा, मामला जब असाधारण हो तभी मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाएं। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देंगे। कांग्रेस ने कर दिया बड़ा वादा और मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्याय काल, ये बयान दिया है कांग्रेस अध्यक्ष ने। खबर में आगे जिक्र होगा कि बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा, बीजेपी नहीं दे सकती रोजगार, ये समझ चुका है देश का युवा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि सरकार में आते ही रोजगार क्रांति लाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने युवाओं से किया वादा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो यहां पर गिरफ्तारी ईडी द्वारा हुई है, उसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में अपील डाली गई थी। उस पर भी बड़ी खबर आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में नफरत की होगी हार और मोहब्बत की होगी जीत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना पुराना आदेश रखा बरकरार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब नहीं बन सकता है जब तक कि आपराधिक साजिश पीएमएलए कोर्ट से जुड़ा ना हो। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए ये व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए का केस नहीं बना सकती जब तक साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक ना हो। और इस मामले में 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी और इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के लगातार आरोप भाजपा पर लगते आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि राज्य दर राज्य मुख्यमंत्रियों को भी गिरफ्तार इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसके बाद अब जब चुनाव निकट है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या फिर वो झारखंड के मुख्यमंत्री हों, इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने देना चाहती है भाजपा, और भाजपा सबके लिए समान अवसर नहीं रहना देना चाहती है। और कांग्रेस ने ये आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि कांग्रेस के खुद के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं ताकि वो जो पैसा है कांग्रेस के पास उसका इस्तेमाल चुनाव में ना कर सके। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भाजपा के विरोधी अपने आप कमजोर हो जाएंगे और इनको कमजोर करके चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, ना कि जनता का दिल जीतकर। तो दोस्तों, यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाना चाहती है भाजपा, और इससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगा तो भाजपा को फायदा होगा। और इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है और कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से तमाम विपक्षी नेताओं को जो भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सबको परेशान किया जा रहा है। ये आरोप विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा दुरुपयोग ईडी का किया जा रहा है, सीबीआई का किया जा रहा है, इस बात के भी आरोप हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी को बड़ा झटका लगा है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बरकरार रखा है। तो दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मामला जब असाधारण हो तभी मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाएं। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर निचली अदालतों को बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मीडिया संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब मामला बहुत असाधारण हो तभी प्रतिबंध के आदेश पारित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतें जब भी मीडिया संस्थाओं के खिलाफ कोई फैसला सुनाए या फिर प्रतिबंध का आदेश पारित करे तो सबसे पहले सबूतों और लगाए गए आरोपों की गुणवत्ता की जांच की जाए और इसके बिना एक तरफा प्रतिबंध लगाने जैसा आदेश देने से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी लेख के छपने के खिलाफ प्री ट्रायल निषेधाज्ञा देने के लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ कथित अपमानजनक समाचार हटाने का निर्देश देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सामग्री के प्रकाशन के खिलाफ निषेधाज्ञा पूर्ण सुनवाई के बाद ही जारी की जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 400 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देंगे, कांग्रेस का वादा। मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्याय काल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार
सरकार के पिछले 10 साल श्रमिकों के लिए अन्याय काल वाले रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी दावा किया है कि यदि वो सत्ता में आती है तो श्रमिक न्याय के माध्यम से कामगारों के लिए अन्याय काल का अंधकार दूर करेगी। और कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर सत्ता में आई तो देश भर में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपये कर देगी। और विपक्षी पार्टी ने कहा है कि ये मजदूरी मनरेगा के लिए भी लागू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी श्रमिक न्याय क्यों लाई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014-15 और 21-22 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर प्रति वर्ष 1% से भी कम थी और यह खेत मजदूरों के लिए केवल 0.9%, निर्माण कर्मियों के लिए मात्र 0.2% और गैर कृषि श्रमिकों के लिए सिर्फ 0.3% रही। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के दौरान वास्तविक कृषि और गैर कृषि ग्रामीण मजदूरी क्रमशः 8.6%, 6.9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा बीजेपी नहीं दे सकती रोजगार, ये समझ चुका है देश का युवा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि देश का हर युवा समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे सकती। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के कुल कार्यबल में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं और कुल बेरोजगारी में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% थी। वहीं 2022 में ये 65.7% यानी लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि भारत सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यही भाजपा सरकार की सच्चाई है। आज देश का हर युवा समझ चुका है कि भाजपा रोजगार नहीं दे सकती है। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है और खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद पर तत्काल इनको भरे जाएंगे। हर ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपए सालाना की अप्रेंटिसशिप, पेपर लीक के खिलाफ न्याय, सख्त कानून आएगा और स्टार्टअप के लिए 5000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कोष बनेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सरकार में आते ही रोजगार की क्रांति लाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले दहाड़े राहुल गांधी और युवाओं से किया वादा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात बीत चुकी है और सभी पार्टियां जनता का विश्वास पाने के लिए अपने अपने दांव चलने से पीछे नहीं हट रही हैं। और इसी बीच कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर रोजगार के लिए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरेंगे और पेपर लीक जैसी समस्याओं के लिए भी एक सख्त कानून बनाएंगे। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास रोजगार के लिए कोई योजना थी भी? यही सवाल आज हर युवा की जुबान पर है। गली गली, गांव गांव भाजपा वालों से पूछा जा रहा है, आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठ क्यों बोला गया था? कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत रोजगार क्रांति का संकल्प लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी गारंटी है कि हम सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। हर शिक्षित युवाओं को पहली नौकरी पक्की योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारेबाजी, नौकरी छोड़ खेती में जा रहे युवा, कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई पहल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ नारेबाजी करार दिया है। और पार्टी का कहना है कि पिछले 10 सालों में देश में बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं और खेती का विकल्प चुना है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित की तरफ से पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही ये कहती रहे कि उसके कार्यकाल बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, लेकिन ये कभी भी आपको इसके आंकड़े नहीं दे सकती है। वहीं दोस्तों, संदीप दीक्षित ने कहा कि मोदी सरकार के अनुसार अगर आप कोई भी काम करते हैं उसे रोजगार ही समझा जाएगा। संदीप ने पीएलएफएस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2018-19 तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग कृषि सेक्टर में चले गए हैं और उनका कहना था कि साल 2016-17 के बाद से 41% लोग किसानी पर निर्भर थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और वरुण गांधी, क्या दोनों भाई बीजेपी के खिलाफ आएंगे साथ? कांग्रेस के ऑफर से चर्चाएं तेज। जी हां दोस्तों,
क्या गांधी परिवार में दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी? क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी एक साथ आ जाएंगे? ये सवाल तब से उठ रहा है जब से कांग्रेस ने वरुण गांधी को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी है कि बीजेपी ने किसका टिकट काट दिया और किसे कहां से उम्मीदवार बनाया है। आप सबकी निगाहें वरुण गांधी पर टिकी हुई हैं। दरअसल रविवार को बीजेपी ने अपने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की है और इसमें पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वहीं वैसे तो पीलीभीत सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी इस सीट से 6 बार सांसद चुनी गई, तो वहीं वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद चुने गए, यानी कि वो पिछले 10 सालों से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से लोकसभा चुनाव का टिकट न देकर यहां से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। बोले, हर लोकसभा सीट पर 375 प्रत्याशी खड़ा करें, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम से मतदान पर केंद्र सरकार को घेरा है। भूपेश बघेल ने पाटन में कहा है कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरे। इसके पीछे उनका तर्क उन्होंने दिया कि अगर एक लोकसभा सीट से 375 से अधिक प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो वहां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कांग्रेस की ही जीत होगी। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि राजनांदगांव सीट से वो जीत रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्ग लोकसभा के पाटन विधानसभा क्षेत्र के अमालोरी गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित था और इसमें शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाए। बघेल ने कहा कि इस बार वो लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में ईडी और सीबीआई के माध्यम से हो रहा है शासन, संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। अशोक गहलोत ने दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि देश में प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग के माध्यम से शासन हो रहा है। सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अमराराम के नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि देश में ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई के माध्यम से शासन हो रहा है। उन्होंने कहा देश के हालात बहुत गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। चिंताजनक स्थिति है, समझने वाले समझ रहे हैं और अगर आप नहीं समझोगे तो आने वाले वक्त में पश्चाताप सबको होगा। राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सब कुछ किया, उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं द्वारा जो भ्रम फैलाया गया, झूठे आरोप लगाए गए, उसके कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई है। चुनावी बॉन्ड पर उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में ये कह दिया था कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 महीने में 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को जारी करे राशन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। यहाँ दोस्तों, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर उन्हें राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आदेशों के अनुपालन से पहले सभी 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अपडेट करने की आवश्यकता के मद्देनजर राशन कार्ड जारी करने में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की है। पीठ ने कहा कि इस श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों के साथ मिलान पहले ही किया जा चुका है और उस आधार पर यह पाया गया है कि 8 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिस कारण उन्हें सस्ते दाम पर राशन प्राप्त करने का लाभ नहीं मिल रहा है। अदालत ने भी कहा है कि ई-केवाईसी की कोई भी प्रक्रिया जो केंद्र करना चाहता है वो उसी समय होनी चाहिए और राशन कार्ड जारी करने में ये बाधा नहीं बननी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नई गाड़ियों की खरीद की अटकलों पर जीतू पटवारी का मोहन यादव सरकार पर तंज, अब घी से नहाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर सरकारी कर्ज को लेकर मोहन यादव सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है और अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट में पटवारी ने कहा है कि कर्ज लेकर घी पीने की पुरानी कहावत पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के नुमाइंदे बस घी से ही नहाना चाहते हैं। अब भी तब जब हर महीने कर्ज लेकर सरकारी गाड़ी सड़क रही है
और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंत्रियों की नई गाड़ियों की डिमांड को लेकर चल रही खबरों का हवाला देते हुए कहा कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को केवल 3 महीने पहले उपलब्ध कराई गई गाड़ियां पसंद नहीं आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि अधिकांश मंत्री स्टेट गैरेज से गाड़ियां पुरानी बताकर अब नई गाड़ियों की डिमांड कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्याज के निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध के फैसले से मुश्किल में शिंदे सरकार, सदन के बाहर किसान तो अंदर विपक्ष कर रहा है विरोध। या दोस्तों, प्याज की कीमतें अक्सर चुनावों में एक संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने स्थानीय बाजार में प्याज की कीमत स्थिर रखने के लिए अगले आदेश तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के फैसले से देश के अन्य हिस्सों को राहत मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के कई जिलों में ये एक बड़ी चुनावी मुद्दा बन सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 दिसंबर को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र देशों को प्याज का निर्यात पूर्व मंजूरी के आधार पर जारी है। व्यापारियों को उम्मीद थी कि सरकार 31 मार्च 2024 के बाद प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा देगी, क्योंकि निर्यात प्रतिबंध लागू होने से स्थानीय स्तर पर प्याज की कीमतें आधी हो गई हैं और इसके अलावा चालू सीजन की फसल से ताज़ा आपूर्ति भी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार के नए फैसले से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों और निर्यातकों दोनों को झटका लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, शराब घोटाले के पैसों का खुलासा कोर्ट में करेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। आम आदमी पार्टी के दावा है कि केजरीवाल सीएम पद नहीं छोड़नेंगे और जेल में ही वो सरकार चलाएंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बता दें कि सुनीता अरविंद केजरीवाल से मिलने ईडी के ऑफिस भी गई थी और आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रही है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। इन पैसों के लिए सिसोदिया समेत विभिन्न नेताओं के घर रेड हुई है। केजरीवाल के घर पर भी रेड की गई है और अब सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का खुलासा 28 मार्च को कोर्ट में करेंगे और ये जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि मंगलवार की शाम वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। केजरीवाल को डायबिटीज है और उनका शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में ईडी ने 250 से ज़्यादा रेड की है। वो पैसा ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। हमारे घर में रेड में मात्र 70,000 रुपये मिले। केजरीवाल देश को बताएंगे कि ये पैसा कहाँ है और इसका सबूत भी देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या है अमेठी का माहौल? स्मृति ईरानी को चुनौती देने आएंगे राहुल गांधी। क्या चाहते हैं वोटर्स, ये आपको बता दें दोस्तों कि देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सबकी निगाहें हैं और ऐसी एक वीवीआईपी सीट है यूपी की अमेठी, और वही अमेठी जहां से राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की। पिछला चुनाव राहुल गांधी हार गए। ऐसे में इस बार सबको इंतजार ये जानने की है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर स्मृति ईरानी के सामने दिखेंगे या अमेठी छोड़कर सिर्फ वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नकुलनाथ की नामांकन रैली में भावुक हुए कमलनाथ, कहा मैंने अपना सारा जीवन छिंदवाड़ा को समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा और पूर्व सांसद अलका नाथ मौजूद थी। नामांकन के बाद छिंदवाड़ा में रैली हुई और इस पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इसे संबोधित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मानसरोवर में आयोजित सभा में नकुलनाथ ने कहा कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा के लोगों का राजनीति नहीं पारिवारिक संबंध है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें ताली और थाली बजाने का काम दे रही थी, तब छिंदवाड़ा पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक ऐसा जिला था जहां ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कमी नहीं थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरुणाचल पर चीनी दावे का मजबूती से खंडन करे सरकार, खड़गे बोले देश की संप्रभुता पर हम साथ। जी हाँ दोस्तों, चीन के अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताए जाने की सोमवार को की गई टिप्पणी पर कड़ा बयान जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के स्थानों का नाम बदलने तथा दूसरे देशों में संबंधित क्षेत्रों के नक्शे दोबारा बनाकर बेतुके दावे करने में चीन का कोई रिकॉर्ड अब जग जाहिर है और हम
दलगत राजनीति से परे हटकर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में एक साथ हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिलाओं का अपमान बीजेपी के डीएनए में है, दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष को एक कथित वीडियो क्लिप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते देखे जाने के बाद मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया और इसी पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलीप घोष की ये टिप्पणी बीजेपी के डीएनए को दर्शाती है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।